देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त क्लास 12 के विद्यार्थियों का मैं ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग उस अध्याय को और आगे लेके चलते हैं जिनके कुछ वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। आनंद यादव कृत जूझ। जूझ नामक अध्याय जिसके बारे में आपने पढ़ा, जूझ यानी संघर्ष, संघर्ष का ही दूसरा शब्द जूझ के रूप में सामने आपके आया हुआ है। ये जूझ किससे जूझना है, कहाँ पे संघर्ष करना है? संघर्ष जिंदगी का हो तो समझ में आता है, संघर्ष किसी बहुत ऊंची चीज को पाने का हो तो समझ में आता है, लेकिन जो स्वयं एवं अधिकार हैं उन चीज़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़े तो ये समझ में कम आता है। लेकिन आपके इस लेखक ने जो संघर्ष किया वो संघर्ष कुछ इसी तरीके का है कि वास्तव में उसने जो संघर्ष किया वो संघर्ष पूरा का पूरा संघर्ष पढ़ने के लिए है। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र काफ़ी कम है, क्लास 4th या 5th में पढ़ने जाने वाला है, वो अपने गार्जियन से रिक्वेस्ट कर रहा है, जिद कर रहा है कि वो उसे पढ़ने भेज दें। ये बहुत बड़ी बात है। जिस समय में लोगों का मन नहीं करता उस समय में जिद की जाए, ये बात तो कुछ अलग ही है। आइए, हम जो पिछला पार्ट पढ़े थे उसमें यही था, जो आपके सामने पेज खुला हुआ है कि लेखक आपके जाते हैं, जाने के बाद में एक घटना घटती है कि एक लड़का जो चौहान है वो इनका अंगोछा ही है, गमछा ही है कमर के ऊपर, पेट और पीठ ढकने के लिए। गरीबी है, समस्या है, देहाती क्षेत्र है, कैसे भी चलता है। तो वो लड़का आता है, इसका अंगोछा ले लेता है, खींचातानी करता है, तो इसको लगता है अंगोछा फट गया तो पिताजी अंगोछा भी नहीं देने वाले हैं, समस्या हो जाएगी। वो अंगोछा लेके इधर उधर भागता है, फिर मास्टर के टेबल है और मास्टर की नकल उतारता है। मास्टर आ जाते हैं और उस अंगोछे के बारे में पूछते हैं, तो ये लड़का जो लेखक हैं ये अपने बारे में बताते हैं और उसके बाद मास्टर अंगोछा इसको दे देते हैं, गमछा, और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। धोती की काछ माने कमर में जो बांधे रहते हैं। बताओ, अगर वही खींच देगा तो बेचारा नंगा पुंगा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं तो पता चलेगा धोती है खींच देगा। ये तो संघर्ष है। घर वाले विद्यालय भेज नहीं रहे थे, संघर्ष है। यहाँ आया तो साथ वाले नंगा करने पे तुले हुए। दीवार के सहारे जाके बैठे और उठे नहीं कि सामने से खींचेगा तो मैं उसको हटा लूँगा, पीछे से खींचेगा नहीं क्योंकि दीवार है। बेचारा अपने आप को बचा रहा। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसे ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार कर घायल कर रही थी। ये कौवों में है, छोटे बच्चों को बाकी जो कौवे होते हैं चोंच वोंच मारते हैं, परेशान करते हैं। तो कह रहे हैं मुझे मेरी ही क्लास के बच्चों ने इतना परेशान किया कि मेरी भी हालत वैसे हो गई। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही। कुछ लाइनें पिछले पेज की आ गई हैं। घर जाते समय मैं सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं। वे क्या मदद करेंगे। अगर पढ़ने में वो ठीक होते तो शायद उस चौहान के लड़के को डांटते और मैं बच जाता, मुझे परेशानी नहीं होती, मेरा गमछा धोती नहीं खींचा जाता। ये मेरे लिए समस्या बन गई है और इससे तो अच्छा मैं खेत में पानी ही लगाता, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई सी लगने लगी। वहाँ कोई नहीं है, अपना वहाँ कोई नहीं है। केवल चिढ़ाने वाले हैं और सहयोग करने वाले नहीं हैं। सच में हम जोली लोग और मित्र जो होते हैं ये काम तो आते हैं लेकिन चिढ़ाते बहुत हैं। अगर उनके चिढ़ाने से आदमी चिढ़ जाए, परेशान हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। मंत्री नामक मास्टर
अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूंक भरने लगता था, यानी परेशान हो जाता था, दर्द से पीड़ित हो जाता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, डर के मारे पढ़ते थे वे। थोड़ा सा पीछे का पेज आया हुआ है। लड़का हुक भरने लगता था, लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते, मतलब कस के पिटाई करते। और पिटाई होने के बाद सारे लड़कों की हालत ख़राब रहती। वे केवल मेहनत करते, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं करते। इसीलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, इसीलिए शायद ऐसा होता है। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था पढ़ने के नाते। अब लेखक को लालच जगेगी। देखिए, दूसरे से अगर आप ये सीखोगे कि उसने सम्मान कैसे पा लिया तो ज़िंदगी संवर जाएगी। दूसरों से ये सीखोगे कि वो खुरापात कैसे कर लिया दिमाग लगा के तो ज़िंदगी मिट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। व्यक्ति अपने स्वर्णिम काल को खो दे तो जिंदगी में सुख पाने की चाह रखे तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, नहीं संभव है, परेशानी ही होगी। उसको वह चीज़ नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। एज में इनको छोटा लगता रहा होगा या शारीरिक दृष्टि में। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। मतलब ये तकदीर की बात इसको लगती थी कि कक्षा में दंगा करें, शैतानी करें, लेकिन हमको बहुत कम टाइम थी और अगर इसमें नहीं पढ़ लेते तो नापास यानी फेल हो जाएंगे और फिर अगली कक्षा में पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। ऊपरी हैं मतलब बाहरी हैं, यानी इस हर बच्चे की तरह से हर साल पास होकर के मैं इस क्लास में नहीं आया हूँ, बल्कि मेरी पढ़ाई रोकी गई है और इस तरह से मैं परीक्षा नहीं दे पाया था, इसलिए 1 साल पीछे हो गया हूँ और मुझे मेहनत करके पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। वो लड़का वसंत पाटिल जो कक्षा मॉनिटर था और जिसको टीचर बहुत पसंद करते थे, कभी डांटते नहीं थे, बाकी लड़कों का जो सवाल चेक करता था, उस लड़के का नाम वसंत पाटिल। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा, यानी दिल की हसरत पूरी हो गई। लेखक को लगता था ना कि अगर ये भी वसंत पाटिल की तरह मान सम्मान पाए, क्लास के और बच्चों के सवाल चेक करे तो बहुत बड़ी बात। वो हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ा, लक्ष्य मिला। विद्या अध्ययन है। विद्या अध्ययन अगर सादगी से नहीं हुआ तो फिर उसका लक्ष्य पाना असंभव है, मुश्किल है, बहुत कठिन। और अगर सादगी पूर्ण कंसंट्रेशन व्यक्ति का बन गया तो हर लक्ष्य आसान है, कुछ भी कठिन नहीं। इसी कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे, एक अलग नाम मिल गया। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों
कि इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। यानी अब वो बात नहीं रह गई कि इससे अच्छा तो खेत था, ये वो, मतलब जो पलायनवादी विचार थे इसके अंदर वो सब नष्ट हुए, कि अब ये सब जाते रहे। नवा सोंदलगेकर ये मास्टर हैं, मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे, यानी बिल्कुल घुल मिल के ही वो मराठी पढ़ाते थे। सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उनके साथ ही रसिकता थी। उनके पास पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थीं। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता को सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बा भ बोरकर, बा भा रा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध कविता सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। कभी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होती है तो पूरे क्लास में सन्नाटा हो जाता है। या अगर ऐसे नहीं होता है तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको सरप्राइज लगने वाली होती, वो बात जब बताई जाती तभी क्लास में सन्नाटा हो जाता है। तो इस तरह से अगर पढ़ने का काम किया गया कि आदमी खुद को भूल करके क्या कह रहा है, बिल्कुल लगता सांस रोक के मैं सुनता था। सारी प्राणों की शक्ति लगा करके मैं सुनता था। इतने कंसंट्रेशन के साथ अगर आदमी सुनेगा तो मुझे नहीं लगता कि पूरी क्लास में किसी की औकात है जो उसको पीछे छोड़ दे। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाते। मतलब मैथ इतनी अच्छी है, इसके बावजूद ये बंदा हिंदी की कविताओं में इतना मन लगा लिया है कि मैथ तो मैथ के टाइम में लगाता है, बाकी सोते जागते, गाय भैंस चराते, खेत में पानी लगाते गुनगुना के मगन हो जाता है। कविताओं की लय, गति, ताल, छंद से युक्त जो मास्टर ने सिखाया है उस चीज़ को ऐसे गाता है कि दिल इसका गदगद हो जाए। तो इतने लगन से और उतने कंसंट्रेशन से गणित और इतने लगन से हिंदी की कविता, फिर तो आदमी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जिंदगी में रंग आ जाएगा, जिंदगी का आनंद आएगा, जिंदगी का ऐसा आनंद मिलेगा कि शायद उन कविताओं के बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। और उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। कविताओं की लाइनें ही नहीं, कविताओं का जो अर्थ निकलता था उस अर्थ का ग्रहण करते हुए मैं आगे पीछे आता जाता, यानी अपनी लय, अपनी धुन को उतार चढ़ाव के साथ पेश करता। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब भर गई हैं इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला कि एक धुन पर दूसरी कविता भी गाई जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, इसका मुझे पता चल गया। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहली, ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन पहले बहुत खटकता था, लेकिन अब वही अकेलापन आनंद देने लगा। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था, लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं है। अब तो अकेलापन रास आ गया। और यह वीडियो आज का यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने देखा। एक परिस्थिति, एक संघर्ष, लक्ष्य प्राप्ति यानी स्कूल जाने लगना, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ परम आनंद में डुबकी लगा लेना, मज़े आने लगना, मान सम्मान मिलने लगना, सारा कुछ आपके इस लेखक ने किस तरह से हासिल कर लिया।